नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जनरल साइंस टॉप 1600 एमसीक्यूज़ जो कि वन लाइनर में है, इसका पार्ट 3 लेकर आए हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं, या हमारी प्लेलिस्ट में विजिट करके यहाँ पे भी आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, इसमें जो जनरल साइंस के हमने क्वेश्चन रखे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सभी लगभग साइंस के सभी टॉपिक से हैं। इसको पढ़ने के बाद आप 99% क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, ठीक है, इसकी गारंटी है। तो आप इसको एक बार ज़रूर देखें। और ये बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे होंगे जो आपसे बनते होंगे, तो इसको एक रिवीजन के तौर पर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखे थे, ठीक है। आज हम 591 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा पार्ट 3 है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुके हैं, तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 591 है, क्रेस्कोग्राफ यंत्र से क्या जाना जा सकता है? तो क्रेस्कोग्राफ यंत्र से जाना जा सकता है पौधों के बढ़ने की दर। मतलब कि पौधे किस गति से बढ़ेंगे, उसके बढ़ने की दर जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो उसका नाम है क्रेस्कोग्राफ यंत्र। फिर है, प्रोटीन किन से मिलकर बने होते हैं? तो मैं बता चुका हूँ, एमिनो एसिड से। जो एमिनो एसिड, बहुत सारे जब एमिनो एसिड मिलते हैं तो इससे क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। मतलब कि ये एकलक मोनोमर की तरह काम करते हैं एमिनो अम्ल, प्रोटीन उसका बहुलक की तरह, यानी कि पॉलीमर है, ठीक है। बहुत सारे अमीनो अम्ल जब मिलते हैं तो प्रोटीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विटामिन सी अम्लीय है क्षारीय? तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विटामिन सी का अपन रासायनिक नाम पढ़ चुके हैं, क्या है? एस्कार्बिक अम्ल है। तो एस्कार्बिक अम्ल है इसका रासायनिक नाम, तो ये क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या नापते हैं? तो क्षणिक आवेश, ट्रांसिएंट चार्ज नापा जाता है किससे? बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से। नेक्स्ट है, संट का स्थायी रूप से उपयोग किस यंत्र में किया जाता है? तो एमीटर में। एमीटर में जो संट होता है, संट एक तरह का प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो परिपथ में जोड़ा जाता है, तो इसका स्थायी रूप से यूज किस में होता है? एमीटर। एमीटर क्या होता है? तो एमीटर हो या गैल्वेनोमीटर हो, दोनों को यूज किया जाता है परिपथ की धारा मापन के लिए, ठीक है। फिर रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से आमतौर पर जाना जाता है? तो ब्लू विट्रॉल, या इसी को बोलते हैं नीला थोथा। कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 7H2, है ना, 7H2O, ये होता है नीला थोथा, या इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रॉल। तो जो भी आए आपको लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संकट अवस्था में हमें प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए कौन सी ग्रंथि का स्त्रावण तैयार करता है? तो संकट की अवस्था जब आती है तो एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि हमको संकट अवस्था में हमें प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए जो हार्मोन है वो स्त्रावित करती है या स्त्रावण तैयार करता है, तो कौन है? एड्रीनल ग्रंथि। मादा एनाफिलीज मच्छर के मुखांग में चुभने वाले अंग कौन से होते हैं? तो वो होते हैं मैक्सिला और मंडिबल। मैक्सिला और मंडिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु भट्टियों में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो भारी जल यानी कि D2O का यूज किया जाता है मंदक के रूप में, ठीक है। गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो हीलियम और ऑक्सीजन का। गोताखोर जब समुद्र में जाते हैं तो वहाँ पे उनको हीलियम और ऑक्सीजन का यूज करते हैं, ठीक है। कई किताबों में आपको मिलेगा नाइट्रोजन का, यानी कि N2 का मिश्रण लेते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। सही क्या है? हीलियम और ऑक्सीजन का। हीलियम और ऑक्सीजन से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो दमा के मरीज होते हैं, दमा या अस्थमा के मरीज होते हैं, तो इनको सांस लेने में तकलीफ होती है ना, ये तो सब जानते होंगे, दमा अस्थमा के मरीजों को सांस लेने में तकलीफ होती है। तो जो इनको जो ऑक्सीजन, तो इनको ऑक्सीजन और हीलियम, इनको भी क्या किया जाता है? हीलियम प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण दिया जाता है सांस लेने के लिए, ठीक है। तो ये पूछा जा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। फिर जूल बटे सेकंड किसका मात्रक है? तो जूल होता है कार्य का, ठीक है। जूल होता है किसका? कार्य का। सेकंड होता है किसका? समय का। और मतलब ये क्या है? W/T। W/T किसके बराबर होता है? शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति या पावर कहते हैं। तो पावर बराबर क्या होता है? W/T या कार्य बटे समय,
ठीक है, याद रखेंगे। फेरल का नियम हवा के किस भौतिक कार्य से संबंधित है? तो फेरल का जो नियम है वो दिशा से संबंधित है। ठीक है, फोमोस और डियो, ये क्या लिखा है, डीमोस है। ठीक है, जो मंगल के दो उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डीमोस। थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट है, आपको रखना है, याद क्या रखेंगे, फोबोस और डीमोस, ये दो उपग्रह हैं किसके, मंगल ग्रह के। फिर है, इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जल किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो वो किया जाता है आसवन के द्वारा। ठीक है, आसवन द्वारा तैयार किया जाता है। कौन सा? इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जो जल है, जिसको आसुत जल बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, आसुत जल, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, डिस्टिल्ड वाटर। तो जो ये आसुत जल है या डिस्टिल्ड वाटर जिसको कहते हैं, वो आसवन द्वारा तैयार किया जाता है। गंधक, फिर है, गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो वो बोलते हैं वल्करीकरण। 100 टाइम्स पूछा जा चुका है कि गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? वल्कनीकरण या वल्कनाइजेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, रबर प्लस गंधक। गंधक बोलते हैं किसको? सल्फर को। ठीक है, सल्फर को बोला जाता है गंधक। हमारा बैक्टीरियोफेज क्या है? तो बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरिया या बैक्टीरिया का परजीवी वायरस है। तो जो फेजेज है, ये वही बैक्टीरिया है। आपने सुना होगा गंगा नदी का जल, गंगा नदी का जो जल है वो सड़ता क्यों नहीं है ना, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गंगा नदी का जल सड़ता क्यों नहीं है। तो इसी फेज नामक वायरस के कारण गंगा नदी का जो जल है वो सड़ता नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है जो कि बैक्टीरिया को खा लेता है। जो बैक्टीरिया जल को सड़ाते हैं उसी का ये भक्षण कर लेता है, बैक्टीरियोफेजेज। ठीक है, तो ये क्या है, एक बैक्टीरिया का परजीवी वायरस है। ठीक है, रेडियो एक्टिविता में बीटा किरणें होती हैं, तो वो होती हैं ऋणावंशित। जो बीटा किरणें होती हैं वो होती हैं ऋणावंशित। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का HF का प्रयोग किया जाता है। जो कांचों के अंदर लिखा हुआ होता है ना, बहुत अच्छी कलाकृति, वो होती है हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल, हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल। फिर है, किस वैज्ञानिक के प्रयोग से यह साबित हुआ कि DNA एक आनुवांशिक पदार्थ है? तो हर्शे एवं चेज के द्वारा। ठीक है, DNA से अब क्वेश्चन बनते हैं। जो डबल हेलेक्स है, डबल हेलेक्स ये संरचना किसने दी थी? तो ये दी थी वॉटसन और क्रिक ने, जिसके लिए फिर उनको नोबेल भी मिला था। और ये क्वेश्चन क्या है कि किस वैज्ञानिक ने प्रयोग से यह साबित हुआ कि DNA एक आनुवांशिक पदार्थ है? तो हर्शे एवं चेज, हर्शे एवं चेज। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो वो होता है एसीटिक अम्ल, यानी कि CH3COOH होता है सिरके में। फिर है, हेमेटाइट खनिज से कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो हेमेटाइट से प्राप्त होता है लोहा। ठीक है, हेमेटाइट। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल पढ़ चुके हैं। कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वप्रथम संश्लेषित? तो प्रयोगशाला में बनाया गया सबसे पहला जो यौगिक था वो था यूरिया, CH3CONH2। इसको बनाया गया था सबसे पहले लैब में, तो ये पूछा जाता है। फिर सोडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो वो थे ह्यूफ्री डेवी थे, जिन्होंने सोडियम की खोज की। फिर जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, तो समस्थानिक कहलाते हैं। तो यहाँ पे समस्थानिक ये दो तरह के होते हैं ना, वैसे तो बहुत सारे होते हैं जो समस्थानिक हैं, लेकिन मेनली पूछा जाता है तो दो, एक तो होता है समस्थानिक, एक होता है समभारिक। ठीक है, तो समस्थानिक में क्या होता है, जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो। जैसे आपने पढ़ा होगा 1H1, 2H1 और 3H1। तो देखो परमाणु क्रमांक तीनों में क्या है, एक एक है, लेकिन इसके द्रव्यमान अलग है। वन इसका एक है, इसका दो, इसका तीन। ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है ना, ये प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है, ये ट्राइटियम है। तो इसमें क्या होता है, परमाणु क्रमांक सेम होते हैं और परमाणु भार अलग अलग होते हैं। ठीक है, ऐसे ही संभारिक को समझ लीजिए कि वे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। ठीक है, याद रहेगा। फिर है
मलेशिया या जीरोप्थेल्मिया रोग किस विटामिन की कमी का लक्षण है? तो वो है विटामिन ए की। जो ये कैबराटो मलेशिया या जीरोप्थेल्मिया रोग है, ये किससे संबंधित है? तो ये है नेत्र से संबंधित। तो नेत्र से संबंधित जो भी बीमारी होती हैं वो विटामिन ए की कमी से होती हैं, ठीक है। जैसे हमारा रतौंधी है, ये रतौंधी है, मोतियाबिंद है, ये सब किसकी कमी से? तो विटामिन ए की कमी से। टमाटर के फलों का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपिन के कारण, लाइकोपीन के कारण टमाटर के फलों का रंग लाल होता है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किस परिवार के तत्व हैं? तो ये हैलोजन परिवार के हैं। हैलोजन यानी कि 17 है ना, 17 वर्ग, 17वें वर्ग का जो आवर्त सारणी है उसके 17वें वर्ग में क्या है? तो वो है हैलोजन है। फ्लोरीन सुना होगा आपने, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से, ठीक है। तो याद रखना, इनको बोलते हैं हैलोजन। बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड में, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। क्या? बिजली चमकने के कारण हवा में जो मौजूद जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है उसका कुछ भाग नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। परमाणु रिएक्टर तथा परमाणु बम में मूल अंतर क्या होता है? तो मूल अंतर ये होता है कि जो परमाणु रिएक्टर होते हैं इनकी श्रृंखला, जो श्रृंखला बनती है ना, क्योंकि जो परमाणु बम है मैं आपको बता चुका हूँ ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय विखंडन पर, ठीक है, नाभिकीय विखंडन पर है। इस पे क्या होती है? श्रृंखला की श्रृंखला बनती जाती है, इस तरह से श्रृंखला फिर बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो जहाँ तक ये बढ़ती जाएगी उतना वहाँ पे सब खत्म करके जाएगी, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि परमाणु बम बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, है ना। और जो जापान में गिरा था तो उसके बारे में तो विदित ही है सबको, कितना नुकसान हुआ था। तो इन दोनों में अंतर क्या है कि जो परमाणु रिएक्टर होता है उसमें ये श्रृंखला नियंत्रित रहती है, मतलब फिक्स है कि यहाँ से शुरू यहाँ पे ख़त्म, तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए परमाणु रिएक्टर क्या है, नुकसान नहीं होता इससे, क्योंकि इसकी जो श्रृंखला है वो नियंत्रित है। लेकिन परमाणु बम में ये अनियंत्रित रहती है, जहाँ तक जाना चाहे जा सकती है, ठीक है। तो इसलिए परमाणु बम खतरनाक होते हैं। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का वेग दोगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो सिंपल सा है, जो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होता। लेकिन क्या कर रहा है कि अगर वेग को दोगुना कर दूं, मतलब यहाँ पे वेग कितना है? भी, अभी भी है ना वेग, तब तो ये एम वी स्क्वायर है। अगर मैंने दोगुना कर दिया यानी कि कर दिया कितना? 2 भी। तो इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा? ये तो सेम रहेगा एम, लेकिन ये 2 भी का अगर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 भी स्क्वायर, मतलब कि हाफ एम वी स्क्वायर में ये हाफ एम वी स्क्वायर पहले की हो गई, कितने गुना हो गई? 4 गुना, ठीक है। तो किसी वस्तु का वेग दोगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4 गुनी। किसकी कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है? तो घर्षण की कमी के कारण। जो बर्फ होती है चिकनी सतह होती है, चिकनी सतह में क्या होता है? हमेशा घर्षण कम होता है। खुरदुरी सतह जो कि इस तरह की होगी तो इसमें घर्षण ज़्यादा रहेगा, लेकिन एकदम चिकनी सतह है इस तरह से तो इसमें क्या होता है? कम। इसलिए जो बर्फ़ है, बर्फ़ में चलना कठिन होता है, बल्कि फिसलना आसान होता है। झील में फेंके हुए पत्थर के डूबने पर उत्क्षेप बल क्या होता है? तो वो होता है नियत। अगर झील में पत्थर फेंक दोगे तो उत्क्षेप या उपथ्रस्ट बल क्या होगा? नियत रहेगा, ठीक है। फिर है, बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच तक ऊष्मा किस विधि से संचारित होती है? तो बिजली का बल्ब इस तरह का कुल होता है, इस तरह से होता है। इसका फिलामेंट यहाँ पर है इस तरह से। तो ये बोल रहा है कि फिलामेंट से कांच तक ऊष्मा, तो फिलामेंट तो यहाँ पर है, कांच से इसका संपर्क है कि बिल्कुल नहीं है। तो किस विधि से संचारित होती है? तो विकिरण से। जब ये जलता है यहाँ पर तो इसके विकिरण जाके कहाँ पे? कांच में टकराते हैं। फलस्वरूप क्या होता है कि जो ये कांच है किसका? बल्ब का, वो गर्म हो जाता है, ठीक है। तो विकिरण के कारण 3 तरह से होता है ऊर्जा का स्थानांतरण। एक होता है चालन, बता चुका हूँ शायद मैं पहले दूसरे पार्ट में, चालन, संवहन, और ये क्या है? विकिरण, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता? तो अगर वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई जो है वो कम हो जाती, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर है, किसके कारण खुले में रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा लगने लगता है? तो वो है लैक्टिक एसिड के कारण।
लैक्टिक एसिड, ये भी बहुत बार पढ़ चुके हम। लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण जो है दूध खट्टा हो जाता है। फिर अभ्रक यानी कि मायका ऊष्मा और विद्युत के क्या है, तो वो है ऊष्मा का सुचालक है। जो अभ्रक है वो ऊष्मा का सुचालक है, लेकिन विद्युत का क्या है, कुचालक। तो इसको याद रखना, अभ्रक, अभ्रक जो होता है वो ऊष्मा का क्या है, ऊष्मा का सुचालक है, लेकिन विद्युत का कुचालक है। जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो उनमें कौन सी प्रक्रिया होती है, तो जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी, एक दो छोटे नाभिक हैं, ठीक है, ये प्लस हो रहे हैं, एक बड़ा नाभिक बना रहे हैं, तो इसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। ठीक है, इसी तरह जस्ट उल्टा, एक बड़ा नाभिक टूट करके दो छोटे नाभिक बनाएगा, दो छोटे नाभिक बनाता है, तो इसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। तो दोनों को याद रखना। इंग्लिश में बोलते हैं नाभिकीय फ्यूजन, नाभिकीय संलयन को क्या बोलते हैं, नाभिकीय फ्यूजन, और नाभिकीय फिजन बोलते हैं नाभिकीय विखंडन को। अब ये मोस्ट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है कि पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर किसी वस्तु को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फेंक दिया जाए तो वो अपने वायुमंडल से पलायन कर जाएगी, यानी कि पृथ्वी का जो गुरुत्व क्षेत्र है उसको छोड़ करके चली जाएगी। ठीक है, फिर है अत्यंत निम्न ताप पर भौतिकी के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो क्रायोजेनिक्स कहते हैं। ये भी बहुत बार पढ़ लिया हमने। किसी तारे का रंग किससे निर्धारित होता है, तो तारे के ताप पर, तारे तारे के ताप से निर्धारित किया जाता है उसका रंग। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यानी कि भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। ठीक है, फिर भी क्या कर देते हैं, बटे में ले आएंगे, अगर इसको बदलेंगे क्या में, बराबर में अनुक्रमानुपाती को, तो यहाँ पर एक नियतांक आर आ जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध। इसी का मात्रक है ओम। तो भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जो वोल्टेज है, विभवांतर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है धारा के। ये किसका नियम है, तो ये ओम का नियम है। ठीक है, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है, तो वो है एमाइलेज। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है, तो वो एमाइलेज है। परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है, तो वो करती है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर काम करती है परमाणु घड़ी। फिर प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, तो आइंस्टीन ने, और इसी को बोलते हैं ई बराबर एम सी स्क्वायर। ठीक है, ई बराबर एम सी स्क्वायर यही है कि प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। ठीक है, इसके लिए इनको नोबल भी मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आग लगाने वाला नापाम बम आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा होता है, तो नेप्थेनेट पामीटेट होता है। क्या होता है, नेप्थेनेट पामीटेट होता है। हवाई जहाज को बनाने में कौन से फाइबर का प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन फाइबर का। ठीक है, हवाई जहाज को बनाने में कौन से फाइबर का प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन फाइबर का। जल के प्रवाह में कौन सा नियम लागू होता है, तो बर्नौली का प्रमेय। बर्नौली का प्रमेय आपने पढ़ा होगा, साइंस बैकग्राउंड वाले तो अच्छे से जानते होंगे। इस तरह से एक पाइप ले लेते थे, है ना, इसमें से जल बहता था। तो बर्नौली ने ये बोला है कि जो जल का बहाव है, ठीक है, जल एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता है, तो इस दौरान सभी ऊर्जाओं का योग नियत रहता है, चाहे वो गतिज ऊर्जा हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, है ना, जितनी भी एनर्जी होंगी यहाँ पर सबका मान क्या रहेगा, एक कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये बर्नौली का थ्योरम है और जल के प्रवाह में लागू होता है। वायु में ध्वनि का वेग किस अवस्था में बढ़ जाता है, तो आर्द्रता बढ़ जाने पर। अगर आर्द्रता बढ़ जाएगी तो देखो, जो ध्वनि का वेग है वो माध्यम पे डिपेंड करता है। माध्यम आप जितना तगड़ा दोगे उसको, वो उतना ही काम करेगी। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होगा, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होगा, ऑप्शन दे देगा, ठोस, द्रव या गैस। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा होगा ठोस में, फिर उससे कम द्रव में, और सबसे कम गैस में। ठीक है, तो ध्वनि को चाहिए माध्यम, ठोस दे दोगे ज़्यादा, द्रव अपेक्षाकृत कम, गैस सबसे कम। तो देखो, गैस तो नॉर्मल जो वायुमंडल है वो सिंपल सा है, मतलब कि उसके कण बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं, लेकिन अगर उसमें आर्द्रता आ जाए
तो कण थोड़ा सा पास में आ जाएंगे आर्द्रता के कारण। आर्द्रता में उसमें जो जल के कण आ गए ना बीच बीच में, तो ये जो माध्यम है वो थोड़ा सा सघन हो जाएगा। सघन होने से क्या होगा कि वेग बढ़ जाता है, ध्वनि का जो वेग है वो बढ़ जाएगा। फिर आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो लाइसोजाइम। ठीक है, तो कभी कभी रोना भी ठीक है ना, रो लेना चाहिए। दिल हल्का हो ना हो लेकिन जीवाणु मर जाएंगे। तो आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाएंगे? लाइसोजाइम। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हवा में O2 की सामान्य मात्रा के साथ साथ CO भी हो, O2 तो हो और कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो। O2 क्या है? ऑक्सीजन, और CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मनुष्य का दम घुटने लगता है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन O2 के बजाय CO से अधिक तत्परता से संयोग करता है। जो हीमोग्लोबिन यानी कि हमारा ब्लड है वो O2 की बजाय CO से अधिक तत्परता से संयोग कर लेगा। तो जो ऑक्सीजन लेके जाना था बॉडी के विभिन्न पार्ट में, वो क्या लेके चला जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड में शुरू पहले पार्ट से बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा जहरीली गैस है। ठीक है, अगर कोई चीज़ ये पूछा जाता कोई चीज़ अधजली है तो वहाँ से कौन सी गैस निकलती है अधजली चीज़ों से? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये भी याद रखना। तो मनुष्य का दम क्यों घुटने लगता है? समझ में आ गया होगा, हीमोग्लोबिन में O2 की जगह CO मिल जाने से, जहरीली गैस। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया को किन कारणों से एक पादप माना गया है? तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण। जो बैक्टीरिया होते हैं इसकी खोज किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने। ल्यूवेन हॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। तो इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है इनकी सेल में, इसलिए इसको पादप माना गया है। ठीक है, जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में मेन अंतर यही है। इसमें जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, और जो पादप कोशिका होती है इसमें कोशिका भित्ति होती है। फिर मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाला वह वैज्ञानिक कौन था जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो है कार्ल वान फ्रिस। कार्ल वान फ्रिस ने क्या किया था कि मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद कर दिया था इन्होंने। कार्ल वान फ्रिस ने। किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? तो सूखा रोग होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से। ये भी पूछा जाता है विटामिन डी का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो वो है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी संश्लेषित होता है। रासायनिक दृष्टि से भारी जल क्या है? तो ड्यूटीरियम ऑक्साइड यानी कि D2O है। ठीक है, फिर है हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो बाह्य कक्षा में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हीलियम को छोड़ करके। हीलियम क्या होता है? हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, परमाणु भार 4। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? केवल 2 हैं। यानी कि इसका जो प्रथम सेल है सिर्फ उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, बाकी सब तो क्या रहेंगे? खाली। ठीक है, बाकी हीलियम के बाद दूसरा जो है नियोन। नियोन की नियोन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? 10। नियोन का होता है 10। तो देखो इसका बनाते हैं। ठीक है, नियोन का होता है 10, तो 2 यहाँ आ जाएंगे और बाहरी में कितने आ जाएंगे? 8। तो टोटल कितने हो गए? 10। इस तरह से क्रिप्टान में भी आखिरी में 10 रहेंगे। ठीक है, जेनान में, रेडान में, सभी में लास्ट में 8 रहते हैं। लेकिन जो हीलियम है इसमें 8, सिर्फ बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, और जो इनर्ट गैसें हैं इनका अष्टक पूर्ण होता है। पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इनर्ट गैसें हैं ये इनर्ट क्यों है? क्योंकि इनका अष्टक पूर्ण है, कोई भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं है, ना कोई कोश खाली है। तो ये क्रिया करेंगे ही नहीं, इसलिए ये इनर्ट गैस हैं, क्रिया नहीं करती हैं। क्योंकि ना तो इनमें इलेक्ट्रॉन है कि मतलब कि ना तो कक्षक खाली है, एक भी पूरा अष्टक भरा हुआ, तो कक्षक भी खाली नहीं है। और कक्षक खाली नहीं है तो इसकी वैलेंसी भी, मतलब वैलेंसी क्या होती है? एकदम पूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं? तो कार्बन के हैं। हीरा, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है? हीरा। सबसे दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो वो है हीरा। ग्रेफाइट के बारे में, तो जो पेंसिल की लीड बनाई जाती है बीच वाली, वो किससे बनती है? ग्रेफाइट से। ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है, स्नेहक के रूप में इसका यूज किया जाता है। किस गैस में सड़े अंडों की गंध आती है? H2S में, हाइड्रोजन सल्फाइड में। ठीक है, H2S गैस सड़े अंडों की तरह गंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो न्यूरॉन है वो किसकी इकाई है? तो वो है तंत्रिका तंत्र की। याद रखना,
तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम का जो इकाई है, यूनिट है, वो है न्यूरॉन। और पूछी जाती है नेफ्रॉन किसकी है, तो नेफ्रॉन ये मैं बता चुका हूँ किसकी है, किडनी की। किडनी की इकाई क्या है, नेफ्रॉन है। ठीक है। लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द पूरे दूर करने में प्रयुक्त होता है वो है यूरेनाल। यूरेनाल, लौंग के तेल का प्रमुख घटक यूरेनाल है जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइकोनोग्राफी के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है, तो इस शाखा के अंतर्गत मूर्तियों एवं प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है। आइकोनोग्राफी में मूर्तियों एवं प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है। जल में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 22, ये पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, 2,25,000 मिलीमीटर प्रति सेकेंड। इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। रेलवे का पैटर्न है, बाकी अदर वाले ध्यान नहीं देंगे। एक पारसेक कितनी मीटर के बराबर होता है, तो ये अभी तक नहीं पूछा गया कितने मीटर के, ये जरूर पूछा गया पारसेक किसकी इकाई है, तो ये है दूरी की। एक और पूछा जाता है जो प्रकाश वर्ष है वो किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष है दूरी का मात्रक। ठीक है, तो पारसेक में देख लीजिए कितना है, 3.09 इंटू 10⁻16 मीटर। एक पारसेक बराबर होता है 3.09 गुणे 10⁻16 मीटर। ठीक है, और यहीं पे पारसेक के बारे में दिया है कि पारसेक दूरी का मात्रक है जो कि पैरालैक्टिक सेकंड का संक्षिप्त रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया कॉन्ड्रिया नाम सर्वप्रथम किसने दिया था, तो सी बेंडा ने नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया का, जो कि पावर हाउस ऑफ सेल है। क्वेश्चन है हमारा वैसेक्टॉमी तथा ट्यूबेक्टॉमी क्या है, तो ये है संतानोत्पत्ति की क्षमता को रोकने के लिए पुरुषों की नसबंदी। तो जो पुरुषों की नसबंदी की जाती है उसको बोलते हैं वैसेक्टोमी, तथा और जो महिलाओं में नसबंदी की जाती है उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वैसेक्टोमी किसको, पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए ट्यूबेक्टोमी। तो इनमें से एक याद रख लो, या तो वैसेक्टोमी याद रख लो पुरुषों के लिए, या फिर ट्यूबेक्टोमी याद रखो महिला के लिए। तो एक याद रखोगे दूसरा बन जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो वैसेक्टोमी को याद रखना पुरुष के लिए। ठीक है, साबुनी घोल के बुलबुले रंगीन प्रतीत होते हैं तो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण। ठीक है, इसमें ये पहला क्वेश्चन है ऐसा जो रंगीन के लिए व्यतिकरण ले रहा है। बाकी देखो, आपने आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश का प्रकीर्णन, रीजन क्या था, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। फिर पानी नीला क्यों दिखाई देता है, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो ये दोनों तो आपसे बन जाएंगे। बचा क्या, साबनी घोल के बुलबुले रंगीन प्रतीत होते हैं, तो इसमें बता देना प्रकाश का व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण। विटामिन ए का संग्रह किस अंग में होता है, तो यकृत में, लीवर में होता है? लीवर में क्या होता है, विटामिन ए का संग्रह होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारी यकृत, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत है। और यकृत प्रभावित होता है किससे, पीलिया रोग से। हमारा पटाखों व बारूद में लाल रंग किसके कारण होता है, तो स्ट्रोंशियम के कारण। ये भी पूछा जाता है, पैटर्न है, पटाखों में लाल रंग, तो रेड जो रंग आता है वो आता है स्ट्रोंशियम के कारण। जबकि अगर पूछा जाए कि हरा रंग किसके कारण आता है, हरा रंग आता है बेरियम के कारण, है ना, बेरियम के कारण आता है। तो ये जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, डी ब्लॉक की धातुएं, आपने सुना डी ब्लॉक की धातुएं रंगीन होती हैं, डी ब्लॉक के तत्व कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। तो जिस कलर के होंगे डी ब्लॉक, सीधे से आवर्त सारणी में जाना, डी ब्लॉक के तत्वों के कलर याद कर लेना, कलर याद कर लोगे फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी। लाल रंग किसके कारण, तो स्ट्रोंशियम के कारण। हरा रंग किसके कारण, बेरियम के कारण। इस तरह से जेट इंजन की कार्यप्रणाली किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, तो संवेग संरक्षण के आधार पर। रॉकेट जो चलता है वो भी संवेग संरक्षण के आधार पर चलता है। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, तो जीन शब्द का प्रतिपादन किया था जोहानसेन ने, डब्ल्यू जोहानसेन ने। पूछा गया क्वेश्चन है, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, डब्ल्यू जोहानसेन ने। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप किसका बना होता है, सिलिकॉन का। आईसी का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इंटीग्रेटेड चिप। ठीक है, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है, तो बेंगलोर में है। बेंगलोर जो कि कर्नाटक की कैपिटल है, उसको भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो ये 1983 में हुई थी, सन पूछा जाता है 1983 में। मिसाल आइसोसाइनाइड का,
MIC मिथाइल आइसोसाइनेट का जो है तो रिसाव हो गया था, जिसके कारण से बहुत लोग ठीक है मर गए थे। कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होती है? तो अनंत होती है। कांच की जो समतल प्लेट होती है उसकी फोकस दूरी कितनी होती है? इनफाइनाइट या अनंत। खसरा रोग किससे फैलता है? तो वायरस से। जो खसरा है वो फैलता है वायरस से। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो अपन इंसुलिन तो जो जिसको क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है, तो वो वेट करता ना, कैसे याद किए थे, वेट करता है कि भाई अब तो ज़िंदगी में मीठा कुछ बचा नहीं है, वेट ही कर रहे हैं जिस दिन बुलावा आ जाए। तो इंसुलिन की खोज की थी बेंटिंग वेस्ट ने, बेटिंग वेस्ट ने, ठीक है, बेटिंग वेस्ट ने। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो बिना मिट्टी पानी की खेती से। जो हाइड्रोपोनिक्स है वो एक विधि है जिसमें बिना मिट्टी पानी की खेती की जाती है। कॉड लिवर ऑयल किस विटामिन का प्रचुर स्रोत है? तो जो कॉड लिवर ऑयल है वो विटामिन ए तथा विटामिन डी का प्रचुर स्रोत है। कॉड लिवर ऑयल विटामिन ए और विटामिन डी का प्रचुर स्रोत है। विटामिन सी के लिए मैंने आपको बताया था आंवला या खट्टे फल, है ना। और विटामिन ए के लिए गाजर है। विटामिन डी के लिए तो आप देख ही चुके हो कि सूर्य का प्रकाश है ना संश्लेषित होती है उससे। और ये याद रखना कॉड लिवर ऑयल में विटामिन ए और विटामिन डी रहता है। किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो 40 डिग्री सेल्सियस पर। 40 डिग्री सेल्सियस पर जो एंजाइम है वो अधिक सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। जब दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु से के तापीय संतुलन में हैं तो वे परस्पर भी तापीय संतुलन में होती हैं। जब दो वस्तुएं, मतलब कि ये वस्तु एक है, एक वस्तु दूसरी ये है, ठीक है, और एक वस्तु ये तीसरी है। अब ये बोल रहा है कि इसका 50 डिग्री ताप है जो इसके साथ तापीय संतुलन में है, सेकेंड वाली के साथ, ठीक है। इसका भी 50 डिग्री 50 डिग्री जो ताप है वो इसके साथ तापीय साम्य है। तो ये बताओ इसका टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो वो दे देगा इसको, ठीक है। इसका टेम्परेचर अगर थोड़ा ज़्यादा होगा तो वो दे देगा इसको। और फिर इन तीनों का एक ऐसी तापीय साम्य में, अगर ये दोनों तापीय साम्य हैं और इससे कनेक्टेड है ये वाली, तो ये भी क्या हो जाएगी? तापीय साम्य। ये कहना चाह रहा है बस। तो दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के तापीय साम्य हों तो वे परस्पर भी तापीय साम्य हो जाती हैं। ये कौन सा नियम है? तो ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। रमन प्रभाव, जिसके लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ, का संबंध भौतिक विज्ञान के किस विषय से था? तो वो अल्फा किरणों के, अल्फा किरणों से था इनका, अल्फा किरणों से संबंध था। नोबेल का जो रमन प्रभाव है, रमन इफेक्ट के कारण मिला ना इनको, हाँ ठीक है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो ये निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में वैसे तो सबको पता होगा, है ना, ये एंटी है, जैसा लिखा है वैसा है नहीं। निकट दृष्टि दोष पढ़ने में ऐसा लगता होगा नज़दीक का नहीं दिखता, लेकिन जस्ट उल्टा होता है। पास का देख सकते हैं, पास का देख सकते हैं, लेकिन दूर का देखने में दिक्कत, दूर अगर दिक्कत है तो दूर का देखने में, लेकिन बोल रहे हैं निकट दृष्टि दोष, ठीक है। दूर का नहीं देख सकते, पास का देख सकते हैं तो निकट दृष्टि दोष है। अगर दूर का देख सकते हैं और पास का नहीं देख सकते तो वो दूर दृष्टि दोष है, ठीक है, इतना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो हेली पुच्छल तारा या हेली धूमकेतु है वो कितने वर्षों बाद दिखाई पड़ता है? 76 वर्ष। स्कूल लाइफ से पढ़ते आ रहे हैं। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो पराशर तरंगों की सहायता से। ये पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। HIV विषाणु से होने वाला रोग, इसको भी पढ़ चुके हैं। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV का ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। और प्रभावित किसको? तो ये WBC को नष्ट करता है। एड्स रोग क्या करता है? WBC यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को समाप्त कर देता है। कौन? एड्स। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के। जबकि घाव भरने में विटामिन सी। एम्पियर सेकेंड मात्रक है तो आवेश की मात्रा का। लाफिंग गैस कौन सी है? तो N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, N2O लाफिंग गैस होती है। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक तंत्रों की रक्षा की जाती है लौह कवर में रखकर, ठीक है। तो बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है लौह कवर में रख देंगे तो चुंबकीय प्रभावों से उसकी रक्षा हो जाती है। फिर परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो परमाणु बिजली घरों में होती है
संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। कल भी अपन ने इसको पढ़ा था, जो परमाणु बिजली घर होते हैं उसमें होता है नाभिकीय संलयन, सूर्य में होता है नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम जो होता है, हाइड्रोजन बम, इसमें होता है नाभिकीय संलयन। तो तीन याद रखना, परमाणु बिजली घर, सूर्य और हाइड्रोजन बम, इसमें क्या होता है नाभिकीय संलयन। जबकि विखंडन किसमें होता है, तो एटम बम में या परमाणु बम में विखंडन होता है, इसलिए वो ज़्यादा घातक है। फिर मनुष्य हृदय से में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है, तो एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और एक धड़कन का टाइम जो होता है 0.8 सेकेंड होता है ना। किसी ने ECG कराया हो तो उसको दिखता है इस तरह से, ये ऐसे ऐसे बन के, नहीं, जब डॉक्टर के सॉरी बोलने से पहले, ये देखा हो ना, अगर टीवी में देखा होगा, चलता रहता है, और जब सॉरी बोल देता तो ऐसे हो जाता है सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं, तो रक्तदाब, ब्लड प्रेशर बता चुका हूँ। जो सिस्टोलिक होता है 120 स्वस्थ मनुष्य में। जो डायस्टोलिक होता है वो 80 mm इसकी क्या है, यूनिट है, mm। पारा भरा होता है इसमें स्फिग्नोमैनोमीटर में। एक क्वेश्चन पूछा था पारा ही क्यों भरते हैं, पानी क्यों नहीं भर देते, तो पानी का जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो कम होती है डेंसिटी ऑफ मरकरी, यानी कि पारे के घनत्व से जल का घनत्व कम होता है, और साथ में पानी जो है कांच में चिपकता है, जबकि पारा नहीं चिपकता है। फिर है कार्ल लैंडस्टीनर, सन इंपॉर्टेंट नहीं है, सन 1902 में लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी, तो ब्लड ग्रुप की थी। ठीक है, ब्लड ग्रुप की खोज की थी। आजकल एक क्वेश्चन और आने लगा, जो RH फैक्टर है, RH फैक्टर की खोज किसने की थी, तो वो भी लैंडस्टीनर ने की थी। लैंडस्टीनर साथ में थे। और एक और नाम आता है तो वीनर, तो ज़्यादातर आपको क्या मिलेगा, वीनर प्लस लैंडस्टीनर। ठीक है, तो RH फैक्टर। और ये एक बंदर में खोजा गया था जिसका नाम था रीशियस, उसी के नाम पर RH फैक्टर है ना, रीशियस नाम था उस बंदर का। फिर समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है, तो मैं भी बता चुका हूँ, चाहे समुद्र का जल हो या आकाश हो, कलर नीला क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बस जो साबुन का बुलबुला है ना, साबुन का बुलबुला रंगीन क्यों दिखाई दे रहा है, तो ये एक रंग का नहीं दिख रहा ना, ये इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, व्यतिकरण, यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हुआ है, व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई देता है साबुन का बुलबुला। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है, तो प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड से। ठीक है, और देखो प्रोटीन किससे बना, एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड, इसमें क्या होता है, एमीन होता है, यानी कि NH2 होता है, और NH2 में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। तो सिंपल सा, ये श्रृंखला याद रख लो। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो उसमें किया जाता है जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में। इथोलॉजी याद रखना। ठीक है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र में कौन थी, तो वो थी मैडम क्यूरी। इनको भौतिक और रासायनिक दोनों विषयों के लिए, यानी कि 2 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है, एक बार भौतिक के लिए, एक बार रासायनिक, एक बार फिजिक्स, एक बार केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, फिर है पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होता है, इसलिए वह प्लवन करता है। तो जो कहते हैं कि किसी भी वस्तु को अगर आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से जल में डुबोया जाता है तो वह अपने भार के बराबर जल की जो मात्रा है उसको हटाता है ना। उसका जो भार होता है वो उसके हटाए गए जल के बराबर होता है। लेकिन जहाज को इस तरह से मतलब कि डिज़ाइन किया जाता है कि उसके द्वारा जो हटाया गया जल है ना, उसका उस तो उसके भार से ज़्यादा हो जाए, हटाए गए जल के भार से कम हो जाए किसका, जहाज का भार, तो वो तैरने लगता है। लेकिन सुई के केस में क्या होता है, जो सुई द्वारा हटाया गया जल है उसका भार सुई के भार से होता है क्या, कम, इसलिए वो डूब जाता है। तो याद रख लेना इतना, आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ लेना और अच्छे से, तो ठीक रहेगा।
स्वदेश निर्मित, भारत का जो स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह है उसका नाम क्या है? तो इनसैट 2A है। इनसैट 2A है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? बता चुका हूँ, विटामिन डी का। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है तो जीवाश्मों की आयु पता लगाने में। ठीक है, तो रेडियो कार्बन विधि जो यानी कि C14 कार्बन डेटिंग, इससे जीवाश्मों का पता लगाते हैं। और जो क्या बोलते हैं हमारा यूरेनियम होता है, यूरेनियम डेटिंग विधि से पृथ्वी की आयु, पत्थर की आयु, चट्टानों की आयु यूरेनियम डेटिंग विधि से पता की जाती है, याद रख लेना। रेडियो कार्बन तिथि तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो शरीर का सारा रक्त होता है वृक्क यानी कि किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। तो रक्त को शुद्ध करने का काम किसका है? किडनी का यानी कि वृक्क का। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहते हैं, जलीय पौधों को। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु को कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो अनंत यानी कि इनफाइनाइट। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी हुई वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो दूसरा प्रतिबिंब होता है। तेल का जल के तल पर फैल जाने का कारण क्या है? तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण। तेल का जो पृष्ठ तनाव है जल की अपेक्षा कम होता है, इसलिए वो फैल जाता है उसमें जल के ऊपर। ठीक है, पेंसिल का लेड ये मैं बता चुका हूँ। ग्रेफाइट का बनाया जाता है जो कि कार्बन का अपर रूप है ग्रेफाइट। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? क्योंकि बर्फ में घर्षण का मान कम होता है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों पड़ जाती हैं? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ियाँ सुस्त होती हैं। ठीक है, लोलक का सभी को पता होगा, T = 2π√L/g होता है ना इसका फॉर्मूला आवर्तकाल का। तो देखो टी जो है वो डायरेक्टली प्रपोज, ये कांस्टेंट है तो डायरेक्टली प्रपोजर है किसके? एल के, लंबाई के। ये लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा तो जो घड़ी है सुस्त हो जाएगी। मतलब कि जो 60 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा लेती थी वो क्या करेगी अब 60 से ज़्यादा में चक्कर लगाएगी, इसलिए उसका आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा, तो घड़ी हो जाएगी सुस्त, यानी कि फिर चलने लगेगी कैसी? लेट। पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर उबलता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है। तो मैं आपको जब मैं प्रेशर कुकर वाला क्वेश्चन आया था उसमें मैंने बता दिया था आपको कि प्रेशर कुकर का जो सिद्धांत है वो इस सिद्धांत पर काम करता है। जैसे यहाँ पर है, मान लो प्रेशर कितना है? कम है। ठीक है, प्रेशर कम है तो यहाँ पर चावल जो होगा वो होगा 100 डिग्री सेल्सियस में पक जाएगा, गर्म हो जाएगा यहाँ का पानी। लेकिन अगर आपने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, प्रेशर ले आए आप यहाँ पर, तो अब जो होगा ये पानी गर्म होगा 150 डिग्री सेल्सियस, मतलब इससे ज़्यादा डिग्री सेल्सियस में। इसलिए यहाँ पर जो खाद्य पदार्थ यानी कि जो अपन खाना रखे थे, यहाँ पर देखो टेम्परेचर ज़्यादा प्लस प्रेशर भी ज़्यादा, तो दोनों जब ज़्यादा होते हैं इसलिए खाना जल्दी पक जाता है प्रेशर कुकर से, ये रीज़न है। ठीक है, यही रीज़न किसमें मैंने पहाड़ में बताया था, यहाँ पर खाना देर से पकेगा, यहाँ जल्दी पकेगा। रीज़न क्या है? यहाँ पर जो गैसें हैं ना, वायुमंडल है हमारा, यहाँ पर जो बर्तन रखा है उसमें वायुमंडल का प्रेशर है, यहाँ पे गैसें जो है वो सघन है, वायुमंडल सघन है नीचे, इसलिए यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा तो खाना जल्दी पक जाएगा। लेकिन ऊपर क्या है, वायुमंडल थोड़ा सा, वायुमंडल साफ रहता है कुल मिला के, धूल धुएं के कण ज़्यादा ऊपर इतने रहेंगे नहीं, क्योंकि वो भारी होते तो नीचे आ जाते हैं। और जो वायुमंडल है वो भी सघन नहीं होगा, तो वायुमंडलीय दाब यहाँ पर क्या होगा? कम। वैसे भी जैसे ऊंचाई के साथ जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है, तो यहाँ पे दाब कम है, इसका मतलब ये कम टेम्परेचर पर पानी गर्म हो जाएगा तो खाना पकने में टाइम लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर प्रेशर भी ज़्यादा है और टेम्परेचर, मतलब इसकी अपेक्षा अगर यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस में, तो यहाँ पे 90 डिग्री सेल्सियस में गर्म हो जा रहा है, तो यहाँ पर ठीक है उल्टा बता दिया। यहाँ पर अगर 90 डिग्री सेल्सियस में गर्म हो रहा है तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस में, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा है प्रेशर भी ज़्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर भी कम है प्रेशर भी कम है, इसलिए यहाँ खाना देर से पकेगा, यहाँ पे जल्दी पक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पीतल मिश्र धातु है, तो पीतल मिश्र धातु किस किस की है? तो जस्ता और तांबा की, जिंक और कॉपर की। ठीक है, याद रख लेना। गैसों के दाब गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो मैनोमीटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या था? ध्रुव था। अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है? तो वो छोटे पेप्टाइड्स में बदलता है।
जो अग्नाशयी रश्मि है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको पाचन अच्छे से पढ़ लेना है, पाचन को, तो ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है। अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन जो ट्रिप्सिन होता है, प्रोटीन को किस में बदलता है, तो प्रोटीन को बदल देता है छोटे पेप्टाइड में, या इसी का आंसर हो सकता है एमिनो अम्ल में, ठीक है। क्योंकि पेप्टाइड बंद एमिनो अम्लों के बीच कौन से बंध बनते हैं, एक एमिनो अम्ल मान लो ये है, ठीक है, एक एमिनो अम्ल ये है, इनके बीच में पेप्टाइड पेप्टाइड बंध बन जाते हैं, तो ये बहुत सारे एमिनो अम्ल एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे इस तरह पेप्टाइड बंधों से, इसी को प्रोटीन कहते हैं। तो छोटे पेप्टाइड, इसीलिए एमिनो एसिड को क्या, एक यूनिट को बोल दिया पेप्टाइड, और जब खूब सारे मिल गए तो प्रोटीन बोल दिए। मनुष्य में दाद रिंगवॉर्म रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या है, तो माइक्रोस्पोरम है। पूछा गया क्वेश्चन है कि मनुष्य में जो दाद वाली बीमारी होती है, इसका रोग कारक कवक कौन सा है, ये फंगी से फैलती है ना, फंगी से। माइक्रोस्पोरम माइक्रोस्पोरम नाम है। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो स्कार्बिक अम्ल विटामिन सी, तो स्कर्वी रोग किससे, विटामिन सी से। सबसे भारी धातु कौन सी है, तो ओस्मियम है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ओस्मियम है वो सबसे भारी धातु है धरती की, ठीक है। पेरियोडिक टेबल में सबसे भारी धातु कौन सी है, ओस्मियम। और सबसे हल्की पूछी जाए तो लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, तो वो होता है चांदी, सिल्वर आपको पता होगा। पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या है, तो KCl Mg Cl2 × 6H2O, ठीक है, ये कार्नेलाइट का सूत्र है। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है, तो लेड, यानी कि सीसा लेड, ठीक है। तो यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः लेड प्राप्त होता है। ध्वनि की मापने की इकाई क्या है, डेसिबल। चाहे ध्वनि की तीव्रता पूछे, शोर पूछे, या ध्वनि पूछे, तो इसको मापने की इकाई क्या है, या तो डेसिबल ऑप्शन में मिलेगा, या तो फिर मिलेगा ऑडियोमीटर, ठीक है। ध्वनि, अगर नॉर्मल ध्वनि लिखा है, इस तरह से ध्वनि लिखा है, तो आपको ऑडियोमीटर लगाना है, ठीक है। ध्वनि नापने के लिए किसका यूज करेंगे, ऑडियोमीटर। लेकिन अगर ध्वनि की तीव्रता कह दे, तीव्रता या फिर शोर, ध्वनि की तीव्रता या शोर बोलता है, तो हमको लगाना है डेसिबल, डीबी। लेकिन अगर नॉर्मल ध्वनि लिखा है तो आंसर राइट ज़्यादातर मतलब अगर ऑडियोमीटर और डेसिबल दोनों है तो ऑडियोमीटर लगा के आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है, तो स्टेनलेस स्टील होता है क्रोमियम, आयरन यानी कि लोहा, और निकेल। इसको याद रखना, निकेल, क्रोमियम, आयरन। करता हूँ, जैसे इसमें देखो तीन चीज़ें हैं ना, तो जो लास्ट वाला निकेल है, इसको लिख लो हिंदी से, नी केल ल, निकेल लिख लिया अपन ने। देखो नी से क्या हो जाएगा, निकेल, का से क्या हो जाएगा, क्रोमियम, और ला से क्या हो जाएगा, लोहा, ठीक है। इस तरह से याद रखना, आप भी चाहो तो रख सकते हो। मेरे को तो ऐसे ही याद रखता कि जब भी स्टेनलेस स्टील पूछा किससे मिश्रित करके बनाया जाता है, तो मैं बोल देता हूँ निकेल। निकेल का मतलब क्या है, नी से निकेल, की का से क्रोमियम, और ला से लोहा, तो लोहा, क्रोमियम, निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध से दही बनाने वाले दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है, तो दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम है बैक्टीरियम, लैक्टिबैक्टीरियम है, लैक्टिस बैक्टीरियम, लैक्टिक बैक्टीरियम होता है, लैक्टिक बैक्टीरिया। फिर है वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का नाम क्या है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है, तो फाइकोलॉजी। ये बहुत बार क्वेश्चन आ गया, फाइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन। फिर है मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है, तो शर्करा की अधिक मात्रा हो जाती है, इसलिए मधुमेह का, जो मधुमेह से पीड़ित होगा, जिसको डायबिटीज होती है, बार बार उसको बाथरूम जाना पड़ता है, ठीक है। और उसकी जो पेशाब में किसकी मात्रा ज़्यादा हो गई, मतलब शर्करा की, यानी कि शुगर की। स्वचालित ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर है, तो पास्कल के नियम पर। पास्कल का जो दाब नियम है उसी पर है हाइड्रोलिक ब्रेक, यानी कि स्वचालित ब्रेक। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, तो कॉर्नबर्ग ने। तो डीएनए का जो संश्लेषण है वो किया था कॉर्नबर्ग ने, और डीएनए की खोज किसने की थी, वॉटसन और क्रिक्स ने। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम थायोसल्फेट है। भोपाल गैस दुर्घटना में मिग का रिसाव हुआ था, तो इसका पूरा नाम मिथाइल आइसोसाइनेट CH3NC। तो ये भी याद रखना, मिथाइल आइसोसाइनेट का सूत्र। तो देखो साइनेट होता है CN, लेकिन आइसो लगा है ना तो उल्टा हो जाएगा NC, साइंस वाले जानते होंगे।
तो आइसोसाइनेट NC हो जाएगा, और मिथाइल मतलब CH3। ठीक है, याद रखना। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वो है ट्रिटिकम एस्टिकम। फिर है ऑक्जेनोमीटर में क्या नापा जाता है? तो पौधों की रेखीय वृद्धि दर ऑक्जेनोमीटर में नापी जाती है पौधों की रेखीय वृद्धि दर। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ जाता है। ठीक है, ताप क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता क्या होती है? तो बढ़ जाती है। जो सेमीकंडक्टर जैसे कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इनकी ताप बढ़ाने पर चालकता क्या होती है? बढ़ जाती है। मनुष्य की सभ्यता की सीमा कितनी है? तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ इस तरह से सीमा को, कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज तक। इस रेंज की जो 20,000 हर्ट्ज और 20 के बीच की जो ध्वनि है, इसको मानव के कान सुन सकते हैं। इसके पहली ना तो इसके पहले की 20 हर्ट्ज से कम की सुनी जा सकती है, ना 20 हर्ट्ज से ज़्यादा। इसको बोलते हैं अपश्रव्य, इसको बोलते हैं श्रव्य, और इसको बोलते हैं पराश्रव्य। तो जो चमगादड़ यूज करती हैं पराश्रव्य का, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की ध्वनि का यूज करती हैं अपने शिकार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि जो हरा कसीस यानी कि हरा कसीस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वो है FeSO4 इंटू 7H2O। ठीक है, का जो सूत्र है वो क्या है? FeSO4 इंटू 7H2O। ठीक है, तो H2O में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर पूछा जाए हरा कसीस, याद रखो FeSO4, यानी कि वो फेरस सल्फेट है। ऐसे ही अब मैंने अभी बताया था नीला थोथा, है ना, यानी कि ब्लू ब्लू विट्रॉल, नीला थोथा, ये क्या है? ये है कॉपर सल्फेट, यानी कि CuSO4 इंटू 5H2O, है ना। तो 5H2, इसमें 5H2 है, इसमें 7H2O है। ये एफिसो फेरस सल्फेट है। नीला थोथा, नीला थोथा है कॉपर सल्फेट, और हरा कसीस है आयरन सल्फेट। ठीक है, फिर है कैलोमेल का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड है कैलोमेल। हीरे की चमक का कारण बता दो। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। रिपीटेड क्वेश्चन है। मात्रक क्या है? तो विद्युत तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलान। विटामिन ई का रासायनिक नाम किसी को नहीं भूलेगा, पार्ट 2 में अच्छे से समझा दिया, टोकोफेरॉन है, टोकोफेरॉल। भारी जल D2O। ट्रैकोना रोग के संग से संबंधित है, तो आँख से है ट्रैकोना रोग। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? तो ये है पीलिया के लिए, पीलिया के लिए हेपेटाइटिस बी वायरस है पीलिया के लिए। एपिलेप्सी रोग का संबंध है, तो वो है नाड़ी संस्थान से। एपिलेप्सी रोग का संबंध है नाड़ी से। और AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो सभी, है ना, ये सर्वग्राही समूह है। ये भी मैं पार्ट 2 में अच्छे से ब्लड को समझा चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। रॉबर्ट कोच ने किसकी की थी? तो TB के। इंसुलिन की खोज किसने की है? तो रॉस ने, रोनाल्ड रॉस ने, सॉरी, इंसुलिन रोनाल्ड रॉस ने। मलेरिया, है ना, मलेरिया जो प्लाज्मोडियम की खोज की है, वो की है किसने? रोनाल्ड रॉस ने प्लाज्मोडियम की। और जो वेटिंग है, वेटिंग वेस्ट ने किसकी की है? तो वो की है इंसुलिन की। और याद रखना है, तो लुई पास्चर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर ने। और तो वो हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने। दूध एक आदर्श आहार है, लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है? तो वो होती है आयरन एवं कॉपर की, मतलब इसमें आयरन और कॉपर नहीं होते हैं। ठीक है, सेलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार है। सेलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात किया जाता है? तो मूंगफली में दानों का प्रतिशत ज्ञात किया जाता है सेलिंग प्रतिशत से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? तो विश्व का सबसे, वो है हॉट बर्गर। ठीक है, हॉट बर्गर विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न है। हस्तचालित चारा काटने की मशीन को फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है? तो ढलवा लोहे का। जो कटिया मशीन होती है ना, कटिया मशीन, तो वो है जिससे चारा काटते हैं, मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में फिर भूसा में मिला के खिलाया जाता है ना जानवरों को, वो है। तो वो ढलवा लोहे की बनी होती है। किस बकरी को विश्व की दूध की रानी, वर्ल्ड क्वीन, मिल्क क्वीन ऑफ वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है सानेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति 100 ग्राम दूध के भैंस के दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 90 कैलोरी। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण क्या है? तो हीमोग्लोबिन है। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन है, हीम रंजक है ना, रंजक पूछा जाए तो हीम रंजक के कारण रक्त का रंग लाल होता है। द ओरिजिन ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी? तो डार्विन ने, है ना, डार्विन ने लिखी थी। कौन सी? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्त्रावित होता है? आमाशय से। पाचन पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है? तो मेगा हर्ट्ज में। मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है प्रोसेसर की गति। कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है ये। डीटीपी का टीका बच्चों को किन रोगों से? तो 10 बार पढ़ चुके हैं ना, पहले दूसरे तीसरे पार्ट में। डी फॉर डिप्थीरिया, टी फॉर टिटनेस और पी मतलब काली खांसी, या उसी को बोला है हुपिंग कफ। मछलियों में श्वसन हेतु अंग क्या है? तो मछलियों में श्वसन के लिए गलफड़े होते हैं, क्लोम लिखा है जिसको, गिल्स, है ना। और ये भी देखा था हमने कि जो मछलियों का हृदय होता है उसमें 2 कक्ष होते हैं, एक होता है आलिंद आलिंद, एक निलय। जबकि मनुष्य में क्या होता है? 4 होते हैं, 2 आलिंद, 2, ये होता है दायां आलिंद, ये बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय। फिर है, वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना है? तो 0.8 सेकेंड है, बता चुका हूँ। वाटसन व क्रिक को जीव विज्ञान के किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज के लिए। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घास का। एग्रोस्टोलॉजी से याद रख लेना, एग्रो मतलब क्या होता है? कृषि, है ना, और घास, तो एग्रोस्टोलॉजी मतलब घास का। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेनहॉक ने, बता चुका हूँ। ठीक है, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा, ये भी पढ़ चुके हैं। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी से। जो हाइपोग्लाइसेमिया रोग होता है वो ग्लूकोज की कमी से होता है, रक्त में ग्लूकोज की कमी से रोग हो जाता है हाइपोग्लाइसेमिया। पेडियाट्रिक्स पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? तो बच्चों के रोगों से है। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता। रेड लेड का रासायनिक सूत्र Pb3O4 है ना, Pb3O4 लेड ऑक्साइड होता है, रेड लेड। हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है? तो हाइड्रो नहीं है, ये हाइग्रोमीटर है। ठीक है, ग्रो होता है, हाइग्रोमीटर से नापते हैं अपेक्षिक घनत्व। फिर रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो वो एक कार्बोहाइड्रेट है, सुक्रोज, है ना। एक एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में पूछ लिया था कि जो चीनी होती है उसका सूत्र क्या होता है? तो क्या होता है? C12H22O11, है ना। 12 22 11 याद रखना। CHO तो होगा ही क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है। बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है आयरन पायराइड को, यानी कि FeS2 को। सूत्र भी याद रखना। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? तो वो है सोडियम थायोसल्फेट है। एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है, तो बुखार कम करने के लिए एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेत्रदान में रोगी में आंख के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है? तो कॉर्निया का। कॉर्निया निकाला जाता है, ठीक है, जब नेत्रदान करते हैं तो किसी मृत व्यक्ति का कॉर्निया निकाल के और दूसरे में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या होती है? तो अपने स्वास्थ्य के विषय में असमान मानसिक चिंता की बीमारी होती है हाइपोकॉन्ड्रिया। पेलाग्रा रोग तो मैं बता चुका हूँ, विटामिन B3 किसकी कमी के कारण होता है? तो B3 की कमी से। ठीक है, विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, इसी को बोलते हैं नियासिन की कमी के कारण। ठीक है, फिर है, चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण से होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, वो साबुन वाला क्वेश्चन, साबुन का जो बुलबुला है रंगीन, वो व्यतिकरण है, बाकी सब प्रकीर्णन है। खसरा होने का कारक क्या है? तो वायरस है। सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? 24%। और रक्त को शुद्ध भी कौन करता है? तो किडनी करती है। ठीक है। नायलॉन प्लास्टिक्स के आविष्कारक कौन थे? तो वो थे कारोथर्स। और लेड ऑक्साइड यानी कि PbO का व्यापारिक नाम क्या है? तो वो है लिथार्ज। रुटाइल रुटाइल यानी कि TiO टाइटेनियम ऑक्साइड
किस धातु का अयस्क है, तो वो है टाइटेनियम का, क्योंकि उसमें लेकिन इसका नाम कैसे आएगा, जो रुटाइल अयस्क है किस धातु का अयस्क है, तो रुटाइल किसका है, टाइटेनियम का है रुटाइल। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है, कोलाबा, जो कि महाराष्ट्र के अंदर आता है। ठीक है, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड महाराष्ट्र में है। इकाई क्या है, तो बैक्यूरल ने की थी। कई लोग रेडियो एक्टिवता में मैडम क्यूरी लगा के चले आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ठीक है, रेडियो एक्टिवता की खोज बैक्यूरल ने की थी, बल्कि रेडियो एक्टिव तत्व रेडान की खोज की थी किसने, मैडम क्यूरी ने। ठीक है, और प्लूटोनियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। ठीक है, लेकिन जो रेडियो एक्टिवता है वो वैक्यूरल ने की थी खोज, बल्कि जो मैडम क्यूरी की डेथ हुई थी वो रेडियो एक्टिव पदार्थों के संपर्क में रहने के कारण कैंसर हो गया था उनको, इस वजह से हुई थी। स्तनधारी नेक्स्ट है, स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस पशु का होता है, तो व्हेल में। रक्त सबसे गर्म खून किसका होता है, व्हेल जो कि एक मछली है, सबसे बड़ा जीव है पृथ्वी का, है ना, हाथी से भी बड़ा, तो वो है व्हेल। ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है, तो एक्कोस्टिक एक्कोस्टिक कहलाता है ध्वनि से संबंधित। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है तो 0.51 MeV, है ना, इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा क्या हो जाएगी, 0.51 MeV। प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक है लक्स, लक्स साबुन। प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या है, लक्स, लक्स है प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक। जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है, तो ये किया है ओपेरिन ने। पूरा नाम याद मत रखना, ओपेरिन याद रखना। ओपेरिन ने ओपन किया है, ओपेरिन ने क्या किया, ओपन किया है जीवन का उद्भव विज्ञान। ठीक है, जीवन के उद्भव विज्ञान को ओपन किसने किया, ओपेरिन ने। बादल का हवा में तैरने का कारण क्या है, कि वायु की श्यानता, विस्कोसिटी ऑफ एयर, अपने कम घनत्व के कारण। तो जो डेंसिटी होती है, जो वायु होती है, एक तो वायु की श्यानता रीजन हो गई, और जो बादल होते हैं ना, बादल की डेंसिटी कम होती है हवाओं की डेंसिटी से। तो जिसकी डेंसिटी कम होगी वो क्या करता है, तैरता है। तो इसलिए बादल हवा में तैरते हैं, क्योंकि हवा की डेंसिटी ज़्यादा है बादल से, तो वो तैरेंगे बादल। विटामिन सी का रासायनिक नाम, स्कारबेकम इंसुलिन की खोज किसने की थी, वेटिंग ने। बेंटिंग लिखा रहे तो बेटिंग समझ जाना, बेटिंग मतलब इंसुलिन, जिंदगी से मीठापन चला गया है। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर रहता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि पानी एक ऐसा लिक्विड है, बाकी किसी में ऐसा नहीं होता कि पहले गर्म करोगे तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, फिर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद से नॉर्मल विलेन की तरह फिर उसकी भी डेंसिटी घटती जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुपर फास्फेट और वर्गकों का सूत्र क्या है, तो CaH2PO4 द होल ट्वाइस, CaH2PO4 द होल ट्वाइस क्या है, सुपर फास्फेट और वर्गकों का सूत्र है। एपिलेप्सी रोग किससे संबंधित है, तो नाड़ी से। एक रेडियोएक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक Z है, इससे एक बीटा कण उत्सर्जित होने पर यह कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा Z+I। ठीक है, रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी, तो वो की थी प्रोटॉन की। प्रोटॉन में बता चुका हूँ सेकेंड पार्ट में कि इसमें गोल्डस्टीन का भी नाम आता है ना, तो प्रोटॉन में देख लेना, गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों का नाम रहता है, दो में से एक लगाना है। को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है, तो उपचयन द्वारा, है ना, उपचयन द्वारा करती है फिटकरी गंदे पानी को स्वच्छ। चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया, तो सतीश धवन। चंद्रयान जो मिशन फर्स्ट था, अभी सेकंड हाल ही में हुआ है 2020 में, तो चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण किया गया था सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश का प्रक्षेपण केंद्र है, सतीश धवन के नाम से जाना जाता है अभी, है ना, वहाँ से किया गया था चंद्रयान फर्स्ट का। शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाने पर हृदय रोग होने का खतरा होता है, तो कोलेस्ट्रॉल की। हृदय के जो रोग होते हैं उनका उनका 90% कारण होता है कोलेस्ट्रॉल। चंद्रयान फर्स्ट को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था, तो उसको किया गया था PSLV C11 से। आम की संकर प्रजाति S39 जिसका गूदा लाल रंग का आकर्षक उच्च TSS 24 डिग्री ब्रिक्स, अधिक कैरोटिनॉइड्स, नियमित फलन स्वभाव, एंथ्रेक्नोज सहिष्णु एवं बौना पौधा स्वभाव के गुण रखने वाली नई संकर विकसित प्रजाति के किन दो प्रजातियों का क्रॉस है, तो आम्रपाली और वनराज का। ठीक है,
आम्रपाली के बारे में आप मैं बता चुका हूँ सेकंड पार्ट में, वनराज के बारे में भी। अरहर की जीटीएच फर्स्ट प्रथम संकर किस गुजरात राज्य के पहचानित की गई है, तो वो की गई है सीएमएस बेस्ड हाइब्रिड में। सरसों सरसों की जो सीएमएस निर्धारित संकर प्रजाति अच्छी उपज वाली 31% क्रांति किस्म से अधिक उपज देर बुवाई दशाओं हेतु एनआरसीएम भरतपुर द्वारा विकसित की गई है, वो है NRCHB 506। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोयाबीन की नई विकसित प्रजातियां हैं, तो प्रताप सोया है, ठीक है, और TAMS 9821 है। रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता है, तो हीमोफीलिया में। हीमोफीलिया हो जाता है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। डीएनए उपस्थित रहता है केंद्रक में। और आनुवांशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी, तो मेंडल ने। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई एक AMU की पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर कितने ऊर्जा मुक्त होती है, तो वो होती है 931 पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है, तो अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस की तरह। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो वो ऊर्जा का है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण रंग दिखाई देते हैं, ये व्यतिकरण है। उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों। जो गतिमान आवेश होता है वो चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने। तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। इनके बारे में पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार कब से शुरू किए गए, 1901 से। किसने शुरू किया, अल्फ्रेड नोबेल की संपत्ति से दिए जाते हैं। इनका इनकी वसीयत में लिखा था, है ना, ऐसा कि नोबेल प्राइज़ दिया जाए। तो जिन जिन क्षेत्रों के लिए इन्होंने लिख के गए थे उस पे दिया जाता है। 1901 से दिया जा रहा है क्या, नोबेल प्राइज़, ठीक है। फिर है, किसी तारे का रंग किसका परिचायक है, तो तारे के ताप का। उसका रंग किस रंग का तारा है वो बता देगा कि उसका ताप कितना है, ठीक है। भारी जल क्या होता है, तो D2O होता है। ड्रॉपसी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी पाया गया है, तो ड्रॉपसी की बीमारी के लिए आर्जीमोन जो मिलावटी तेल है वो उत्तरदायी। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है, तो कैल्शियम फास्फेट के रूप में। हड्डियों में जो फास्फोरस होता है वो होता है कैल्शियम फास्फेट के रूप में। कैल्शियम फास्फेट मतलब CaPO ये कितना हो जाएगा, द होल ट्वाइस होता है Ca। और फास्फोरस का क्या होता है, यानी कि हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट के रूप में। किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है, तो सोनार युक्ति है। मूत्र में एल्यूमिनियम आने से किस अंग के गड़बड़ होने की संभावना होती है, तो किडनी। मैनोमीटर को से क्या नापते हैं, तो गैसों का दाब नापते हैं। पायरोडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है, विटामिन B6 का। मैनोमीटर से क्या नापते हैं, तो गैस का दाब नापते हैं। मैनोमीटर से क्या नापते हैं, तो हो गया गैस का दाब। चार अर्ध आइयों के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग अविघटित रह जाएगा, तो वो हो जाएगा 1/16 या 6.25% भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क छिपाक का कारण बताओ, तो विटामिन A की कमी। जिरोफ्थाल्मिया है यानी कि शुष्क छिपाक है, इसका कारण है विटामिन A की कमी। सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है, तो सोडियम सिलिकेट को। ग्लास आ जाए तो सिलिकेट लगा देना, ठीक है। सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है, वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट को। चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है, तो चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, ये सब पता चलता है उसके किससे, वैलेंसी से। अगर एक्स्ट्रा उसके आखिरी कक्षक में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो वो अनुचुंबकीय होगा, यानी कि और इलेक्ट्रॉन दूसरे तत्व के या एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन के प्रति कैसा होगा, आकर्षण करेगा। अगर उसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा तो वो हो जाएगा प्रतिचुंबकीय, ठीक है। तो पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जान चुके हैं। इंद्रधनुष किसका उदाहरण है, तो अपवर्तन, विक्षेपण, इसमें तीनों होते हैं। अपवर्तन भी होता है, विक्षेपण भी होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। तो अपवर्तन, विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इन तीनों का जो उदाहरण है वो कौन है, इंद्रधनुष। पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है, तो एंथ्रोसाइनिन पाया जाता है। एंथोसाइनिन
पाया जाता है, इसलिए पुष्प विभिन्न रंग के होते हैं। और पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी भी कहते हैं। तो एंथोलॉजी से समझ लेना, एंथोसाइनिन पुष्प के विभिन्न रंग होने का कारण है एंथोसाइनिन। सेब का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो रसदार थैलामस। जो रसदार थैलामस होता है वो सेब का खाने योग्य भाग होता है। मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट होती है? तो 72 बार। स्वस्थ मनुष्य की बात हो रही है। स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो वो होते हैं कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का काम सिर्फ इतना होता है कि वो अभिक्रिया की गति को तेज कर देता है। ठीक है। फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक कितना है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। डिग्री सेल्सियस में याद कर लेना। और एक जो समीकरण होता है, जो संबंध होता है सभी प्रकार के पैमानों का, उसको उसको याद कर लेना। तो आपको फिर किसी दिक्कत में नहीं होगी। मतलब आपको डिग्री से, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक होता है वाटर का, तो डिग्री सेल्सियस में 100 को कन्वर्ट कर लो फ़ारेनहाइट में, आंसर आ जाएगा। समान परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान। देखो परमाणु संख्या समान है ना, तो क्या होगा? समस्थानिक, आइसोटॉप। और अगर द्रव्यमान संख्या सेम होती, परमाणु संख्या अलग होती, तो क्या बताते? संभारिक। इंसुलिन की खोज बेटिंग। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से है? तो रशिया के सहयोग से है। बोकारो स्टील प्लांट किसके? रशिया के सहयोग से। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। और इस दिन खोज हुई थी रमन प्रभाव की। राइबोफ्लाविन है, विटामिन B2 है। राइबोफ्लाविन क्या है? विटामिन B2 है। अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है? तो चांदी का है अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट Ag लिखते ना, चांदी को क्या लिखते हैं? Ag। ठीक है, Ag लिखते हैं। तो अर्जेंटाइट को याद रखना। अर्जेंटाइट जो अयस्क है वो किसका है? चांदी का। चांदी का ओर है। ठीक है, सिल्वर का ओर है कौन? अर्जेंटाइट। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.6, क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड होता है ना, इसलिए ये एसिडिक है। दूध कैसा है? एसिडिक। 6.6 है इसका। 7 से कम है तो एसिडिक, ज़्यादा होता तो क्षार, और 7 होता तो उदासीन। तो दूध कैसा है? एसिडिक। 6.6 लैक्टिक एसिड का कारण। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है तथा कहाँ इकट्ठा होता है? तो यकृत में बनता है पित्तरस। पित्तरस कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। तथा गॉल ब्लैडर में एकत्रित होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम बताओ। तो वो है स्टेपीडियस है। स्टेपीडियस है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी। हिस्टोलॉजी का में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऊतकों का। हिस्टोलॉजी में हिस्ट्री से संबंध नहीं है इसका। ठीक है, हिस्टोलॉजी में अध्ययन किया जाता है ऊतकों का। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो एसेलरेशन त्वरण, पार्ट 2 में बता चुका हूँ। आयोडीन टिंचर क्या है? तो आयोडीन का अल्कोहली विलयन है। जो चोट लगने पर आयोडीन लगाते हैं ना, पीले कलर का टिंचर, पीले कलर का वही होता है ये आयोडीन टिंचर, वही होता है। अल्कोहली विलयन है आयोडीन का। रेडियो तरंगें वायुमंडल के किस मंडल से परावर्तित होती हैं? तो आयन मंडल से। अलग अलग मंडल, एक बाह्य मंडल होता है ना, फिर आयन मंडल होता है, समताप मंडल होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं ना। तो रेडियो तरंगें वायुमंडल के किस मंडल से परावर्तित होती हैं? तो आयन मंडल से, लोनोस्फीयर से। पकने पर लाल क्यों हो जाता है? तो क्रोमोप्लास्ट के कारण। ठीक है। और अगर पूछा जाए तो लाल रंग क्यों है? रंग लाइकोपेन के कारण। ठीक है। और क्रोमोप्लास्ट। पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी संबंधित है जीव व पर्यावरण के सह संबंधों से। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1972, 1970। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1972 में स्थापना हुई थी अंतरिक्ष आयोग की। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ किया गया? 1942, 1942 में कृत्रिम गर्भाधान प्रारंभ किया गया। आई राइट क्या है? विकलांगों का कंप्यूटर है। हड्डियों में फास्फेट किस रूप में? तो मैं बता चुका हूँ, कैल्शियम फास्फेट में। मैनोमीटर से क्या नापा जाता है? तो गैस का दाब, प्रेशर ऑफ गैस का दाब नापा जाता है मैनोमीटर से। टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होती है? तो ये होती है कोकस रिमोसस से। ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मधुमक्खियों के काटने पर किसके कारण दर्द होता है? तो फार्मिक एसिड के कारण। पार्ट 2 में मैंने इसका थोड़ा गलत फॉर्मूला बता दिया था, है ना, आपने देखा होगा तो पता चल गया होगा। फार्मिक एसिड होता है HCOOH, या इसी को बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, मेथेनोइक अम्ल।
तो उसमें ठीक कर लेना आप लोग। पार्ट 2 में मैंने बता दिया था एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला है ना, CH3COOH, लेकिन जो फार्मिक एसिड होता है वो होता है HCOOH यानी कि मेथेनोइक अम्ल। फिर है संवेग। संवेग कैसी राशि है? तो सदिश अथवा अदिश है। तो संवेग सदिश राशि, संवेग, वेग, त्वरण, विस्थापन, ये सब कैसी सदिश राशियां हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो वो है आयरन का यानी कि लोहे का। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? नाभिकीय संलयन बता चुका हूँ। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। और ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है? तो 332 मीटर पर सेकेंड है ना। एग्जैक्ट कितना? 332 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे 330 दिया है, लेकिन आपको आंसर ज़्यादातर मिलेगा क्या? 332। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी को जब गर्म करते हैं आप, मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी है तो उसको गर्म करो, तो 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी का घनत्व हाईजेस्ट रहेगा, फिर उसके बाद घटना शुरू करता है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो सन पूछ लिया है। रमन प्रभाव के लिए मिला था, ये भी पता है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस इसीलिए मनाया जाता है। और 1930 में मिला था, 1930 1930 में मिला था CB रमन को भौतिकी का नोबेल। कंप्यूटरों के इंटीग्रेटेड सर्किटों के लिए चिप्स साधारणतः किसके बनाए जाते हैं? सिलिकॉन के। मनुष्य शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती। सबसे छोटी स्टेप्स होती जो कान की हड्डी। फीमर कहाँ की है? तो जांग की है। ब्लू विट्रॉल यानी कि नीला थोथा, कॉपर सल्फेट इंटू यानी कि CuSO4 इंटू 5H2O, ये क्या है? नीला थोथा है, ब्लू विट्रॉल। गन मेटल के संगठक क्या है? तो ये है तांबा, टिन और जस्ता। ठीक है। जो गन मेटल होती है, गन मेटल ये एक मिश्र धातु है गन मेटल। इसके संगठक तत्व कौन से हैं? तो तांबा है। तांबा यानी कि क्या होता है? कापर। कापर। टिन यानी कि साइनाइड। और जस्ता यानी कि जिंक। तो जिंक, साइनाइड और कापर, जिंक, साइनाइड और कापर मिलके बनाते हैं गन मेटल को। सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? तो रेफ्लेशिया होता है। सबसे बड़ा फूल है, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा? रेफ्लेशिया। एक्सोबायोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो अन्य ग्रहों के जीवों का। एक्सो एक्सोबायोलॉजी अन्य ग्रहों के जीवों का। पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा होने से क्या होता है? तो थकान महसूस होती है। पौधे के किस भाग से हल्दी? तो तने से। मैं बता चुका हूँ पिछले पार्ट में। होलोग्राफी कैसी तकनीकी है? तो 3D में अगर आपको 3D प्रतिरूप देना है, जैसे आपको अपने जैसे का एक, अपनी जैसी जैसा व्यक्ति सामने देखना है, तो वो होलोग्राफी से संभव हो सकता है। फोटोग्राफी क्या होती है? 2 डायमेंशनल, लेकिन होलोग्राफी होती है 3 डायमेंशनल। वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने एवं पुनरावृत्ति करने के लिए होलोग्राफी यूज होती है। ठीक है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? वेटिंग ने। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल खोजा था। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो चीनी कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, सुक्रोज है। चीनी जो है सुक्रोज है, रासायनिक रूप से सुक्रोज है, और ये कार्बोहाइड्रेट है। मैं चीनी का सूत्र बता चुका हूँ, C12H22O11। पूछा गया क्वेश्चन है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग न्यूट्रॉन मंदक के रूप में किया जाता है। लेजर बीम की सहायता से त्रिमितीय प्रतिबिंब बनाने की विधि कहलाती है होलोग्राफी। लेजर बीम की सहायता से बनाए जाते हैं। ठीक है, त्रिविमीय प्रतिबिंब होलोग्राफी, इसको बोलते हैं होलोग्राफी। कालाजार नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो सैंड के द्वारा। और ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या मतलब है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से ताप में वृद्धि ग्रीन हाउस प्रभाव है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? ऊर्जा का। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयुक्त किया जाता है? तो यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड। याद रखना FBTR यानी कि फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर, यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड, ये ईंधन प्रयुक्त किया जाता है इस रिएक्टर में। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड ईंधन प्रयुक्त किया जाता है। स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? डार्विन ने। और पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन एमिनो अम्ल से बनते हैं प्रोटीन, और एमीन में NH2 क्या है? नाइट्रोजन ही है। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? तो पौधों के मृदा विहीन संवर्धन को, पौधों के मृदा विहीन संवर्धन को बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स।
ठीक है, ना तो मृदा जरूरी है वहाँ पर, ना पानी है। ऐसी एक तकनीकी है हाइड्रोपोनिक्स। जंपिंग जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो बारबरा मैक्लिंटॉक ने। मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला स्कंदन रोधी क्या है? तो हेपरिन है। हेपरिन जो है मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला स्कंदन रोधी है। मोतियाबिंद से शरीर का कौन कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आँख। प्लवन करती हुई वस्तु का भार कैसा होता है? शून्य। अगर कोई वस्तु तैर रही है तो उसका भार 0 होगा। दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर शून्य आवेश प्रवाह की शर्त क्या है? दोनों समान विभव पर हो। तो जो दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर शून्य आवेश प्रवाह की दर क्या होगी? अगर दोनों का विभव सेम हो, दोनों का विभव सेम हो, क्योंकि जो धारा का प्रभाव है वो धारा तभी बहेगी जब दोनों चालकों के मध्य विभव में अंतर यानी कि विभवांतर हो। ठीक है, जब तक विभवांतर नहीं होगा तब तक धारा का प्रवाह नहीं हो सकता। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट है जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन है? तो वो है वायरस। जो वायरस होते हैं ना, वो जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं, क्योंकि सजीव ना तो उनके अंदर प्योर सजीव की तरह गुण है, ना तो निर्जीव की तरह गुण है। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। 1000 टाइम पूछा जा चुका है। जो केंद्रक है, केंद्रक की खोज किसने की थी? कोशिका के अंदर है ना, कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो क्या बोलोगे? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ने। किसका पाचन करता है? तो डायस्टेज जो एंजाइम है वो स्टार्च का पाचन करता है। डीएनए की द्विकुंडल संरचना किसने दी थी? वाटसन एवं क्रिक ने। जिस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता उसे क्या कहते हैं? हीमोफीलिया। ये जो हीमोफीलिया बीमारी है इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, अगर चोट लग गई तो खून बहता ही रहेगा। शरीर के किस भाग को स्ट्रेटम कार्नियम कहते हैं? तो सबसे बाहरी परत को, सबसे बाहरी परत को स्ट्रेटम कार्नियम कहते हैं। और ऊपरी बाहु की अस्थि किस नाम से जानी जाती है? ह्यूमरस। ऊपरी बाहु की अस्थि जानी जाती है ह्यूमरस के नाम से, सबको मालूम होगा। डीएनए के अनुवांशिक कोड किस वैज्ञानिक ने किस वर्ष ज्ञात किया? तो हरगोविंद खुराना। डीएनए का जो अनुवांशिक कोड है वो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने 1965 ईस्वी में ज्ञात किया था। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के लिए कौन सी राशि अधिकतम होती है? तो घनत्व होता है। पानी में घनत्व, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का। चट्टानों की आयु ज्ञात करना है तो यूरेनियम चट्टानों, पत्थरों, पृथ्वी, यूरेनियम डेटिंग। ठीक है, और कार्बन डेटिंग का यूज किया जाता है किसमें? जो जीवाश्म होते हैं उनकी आयु ज्ञात करने के लिए। किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नाम से के साथ किसका आविष्कार जुड़ा है? तो वो है परमाणु बम का। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नाम के साथ परमाणु बम का आविष्कार जुड़ा है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ओपेनहाइमर ने। सिलिकोसिस की बीमारी कहाँ पर काम करने वाले लोगों को होने की संभावना होती है? तो सिलिकोसिस यानी कि सिलिका की खदानों में, सिलिका की खदानों में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उनको सिलिकोसिस की बीमारी होने की संभावना रहती है। पत्ती अंधेरे कमरे में रखकर लाल प्रकाश से प्रकाशित की जाती है, पत्ती कैसी दिखाई देगी? तो काली यानी कि ब्लैक। हरे में अगर लाल मिलता है, ये प्राथमिक कलर है, तो हरे में अगर लाल रंग मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा? ब्लैक। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे दिए जाते हैं? तो दृष्टि वैषम्य, एस्टिग्मेटिज्म को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे दिए जाते हैं। कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित करना प्रस्तावित है? तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेसर किसका संक्षिप्त रूप था? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन का फुल रूप है। अधिकांश ओजोन किस मंडल में संकेंद्रित रहती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में। फिर है टेस्ला किसका मात्रक है? तो फ्लक्स घनत्व का, फ्लक्स डेंसिटी का मात्रक है टेस्ला। ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी किसे प्रभावित करती है? हड्डियों को। जो ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपोरोसिस ये हड्डियों को प्रभावित करती है। और ऑस्टियोलॉजी किससे संबंधित है? तो हड्डियों के अध्ययन से। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैसें प्रयुक्त की जाती हैं? तो एथिलीन व एसिटिलीन।
एसिटिलीन का नाम ज़्यादा आता है, एथिलीन का कम। तो कच्चे फलों को पकाना है तो किसका यूज करेंगे, कौन सी गैसों का, एथिलीन व एसिटिलीन का। पौधों में शर्करा एवं पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है, तो वो होती है पोटास यानी कि पोटेशियम की। ठीक है, तो पौधों में शर्करा एवं पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए उपस्थिति पोटास की उपस्थिति अनिवार्य होती है। और इसी के साथ 906 क्वेश्चन हो चुके हैं और वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए हम वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपसे एक अनुरोध है कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन, इसके अलावा साइंस के क्वेश्चन बनते ही नहीं हैं। ये एनालिसिस करने के बाद, विभिन्न एग्ज़ामों के पेपर देखने के बाद इसको तैयार किया गया है। ठीक है, इसी के साथ पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।